हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे बीपीएससी 3.0 री एग्ज़ाम 2024 को लेकर। टॉप क्वेश्चंस के वीडियोस होंगे और अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बता देती हूँ कि आज का जो वीडियो होगा उससे आपको गारंटेड है कि मैं बिल्कुल एकदम स्टोरी के तरीके से सुनाऊंगी और स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत से क्वेश्चन इसी वीडियो से तैयार हो जाएंगे और एक पूरा पैरा बन जाएगा, माइंड में सेटअप हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे कैसे आपको आंसर करना है। ठीक, पहली चीज़ बता देती हूँ कि बीपीएससी में आपके 5 ऑप्शंस होते हैं। आपका स्टोरी पढ़ना, एनसीईआरटी की बुक को एज ए स्टोरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि कभी कोई क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख सकें। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक, तो बिल्कुल आप देखिए ये वीडियो, स्किप मत करिए। और अगर मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको इस वीडियो से कई क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल एक पैरा बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि बार बार परीक्षा में पूछा गया है तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध, जब हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा तात्कालिक कारण ये दिया जाता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है। एक व्यक्ति होते हैं जो काला हाथ, ध्यान रखिएगा जितना फैक्ट बता रही हूँ सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। काला हाथ का एक संगठन होता है, उस संगठन का एक व्यक्ति होता है, उसने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर देता है और यहीं से होती है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। इनकी हत्या होती है 28 जून 1914 को और एक महीने बाद जो है वो 28 जुलाई 1914 को क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक, तो वहाँ के जो तत्कालीन लोग थे, जो वहाँ के वर्तमान में जो स्थिति थी वो ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा 4 महीने तक ये युद्ध होगा और क्रिसमस तक यानी 25 दिसंबर तक होते होते ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, ये युद्ध चला 4 वर्षों तक, लगातार 1914 से 1918 तक। तो पहली चीज़ आप ये जानते रहिए कि एक जो तत्कालिक कारण था वो ये था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो जाती है। दूसरा, ये चलता है 1914 से 1918 तक। अभी तो बिल्कुल ऐसे पूछ लेता है कि 4 वर्ष 3 माह 11 दिन ऐसे करके भी पूरा डिटेल पूछा जाता है। तीसरा चीज़, इसको क्या तात्कालिक कारण था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या होती है। उस जिसने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की थी उसका संगठन, वो किस संगठन से संबंधित था, तो वो काला हाथ नाम का एक संगठन था, उससे संबंधित था। ध्यान रखिएगा, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये विश्व युद्ध चलता है 4 वर्षों तक और उस युद्ध के बाद फिर फैक्ट बताती हूँ कि इस युद्ध के बाद होती है स्थापना लीग ऑफ नेशन की। जो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वुड्रो विल्सन, उनके दिमाग की उपज होती है। ऐसा कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशन जो है वो वुड्रो विल्सन के ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है, कि वुड्रो विल्सन का ब्रेन चाइल्ड था। और उन्होंने बताया कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है और इस स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ये होगा कि आप से पूरे विश्व में कभी भी वर्ल्ड वॉर ना हो, कोई भी विश्व युद्ध ना हो। तो इसकी स्थापना कब होती है ये भी हम जान जाएंगे। तो 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना होती है। तो ध्यान रखिएगा, 1914 में क्या होता है, ये युद्ध प्रारंभ होता है, 1918 तक चलता है और 10 जनवरी यानी ठीक 2 साल बाद 10 जनवरी 1920 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है लीग ऑफ नेशन की। लीग ऑफ नेशन किसके ब्रेन चाइल्ड है, तो वुड्रो विल्सन का है, जो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ही एक बहुत बड़ा देश, सर्वव्यापी देश के रूप में उभर कर सामने आता है। हालांकि किसी को भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली जन धन हानि का इतना ज़्यादा अनुमान नहीं था, लेकिन जो युद्ध 4 महीने तक लोग सोच रखे थे वो युद्ध 4 वर्षों तक चला, तो उससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी। यही कारण था कि अमेरिका के वुड्रो विल्सन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना होगी और इस नेशन का मुख्य उद्देश्य होगा कि अब से कोई भी विश्व युद्ध ना हो। ठीक, तो इतना फैक्ट मैंने आपको बता दिया, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है, तो 1871 में होती है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि संपूर्ण देश जो होता है वो 2
खेमों में विभाजित हो जाता है, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। एक राष्ट्र का अगर मित्र राष्ट्र की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस जो है, इटली भी जो है वो मित्र राष्ट्र में होता है। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एम्पायर जो होता है, यानी इसका नेतृत्व कर रहा था जर्मनी। ठीक, अब जर्मनी पर 1914 से 18 तक, फिर 1918 में ध्यान रखिएगा 11 नवंबर 1918 को यहाँ जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी का जो तत्कालीन जो चांसलर था, जो सम्राट था, वो वहाँ से क्या हो गए, भाग गए। काइजर विलियम उनका नाम था। काइजर विलियम जो थे वो हॉलैंड अपना इस्तीफा देके 10 नवंबर 1918 को भाग जाते हैं। अब बिना किसी सम्राट के किसी भी देश का संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कोई व्यक्ति होना चाहिए, यानी जो सम्राट होता है उस देश का वही संधि पर हस्ताक्षर करेगा तो वो उस विश्व युद्ध की क्या होती है, समाप्ति होती है। यही सामने आया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो 1918 में जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी को अब इस समय एक चांसलर की जरूरत थी। तो जर्मनी की जनता ने फ्रेडरिक एबर्ट को, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक एबर्ट को वहाँ का चांसलर बनाती है। और फ्रेडरिक एबर्ट जो होते हैं वो आपकी इस संधि पर सिग्नेचर करते हैं और इस संधि के सिग्नेचर के बाद ही वहाँ पर क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। यानी जर्मनी की ओवरऑल क्या हो जाती है, हार हो जाती है। उसके बाद जर्मनी के बहुत से प्रांत को फ्रांस को, रूस को दे दिया जाता है। और जर्मनी पर ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसमें अगर बात करें तो हिटलर जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है और आयरन क्रॉस यानी जो युद्ध अभूतपूर्व युद्ध प्रदर्शन के लिए जो वीरता पुरस्कार मिलता है उससे पुरस्कृत भी किया जाता है। और हिटलर तभी समझ आता है। फिर एक डेट आती है, ध्यान रखिएगा 28 जून 1919 की। ये डेट होती है जब वर्साई की संधि होती है। ये वर्साई की संधि ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्साई की संधि होती है जर्मनी के साथ, सब मित्र राष्ट्र और जर्मनी के साथ। और जर्मनी के बहुत से प्रांतों को जर्मनी जो है वो रूस, फ्रांस, अमेरिका में क्या हो जाता है, वितरित कर दिया जाता है। जर्मनी की सेना को क्या कर दिया जाता है, 1 लाख कर दिया जाता है। उस पर 6 अरब पॉइंट का क्या कर दिया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। तो इस तरीके की एक अपमानजनक संधि वर्षा की संधि होती है जर्मनी के साथ। अब फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी का पुनः एकीकरण कब होता है। तो जर्मनी का एकीकरण होता है फ्रैंकफर्ट संधि के तहत। तो 1871 में होती है फ्रैंकफर्ट की संधि और इस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो आपसे आप प्रश्न पूछे कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। और जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि कौन सी होती है, तो वो होती है वर्साई की संधि। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे है क्वेश्चन, लाल कुर्ती का संबंध किससे है। तो यह है गैरीबाल्डी से। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर पूछता क्वेश्चन कि लाल सेना का संबंध किससे है, लाल सेना का संबंध है ट्राटस्की से। ये सब इटली के एकीकरण में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राटस्की से लाल सेना का संगठन है, ये भी बहुत से आया हुआ है प्रश्न। तो लाल कुर्ती का संबंध गैरीबाल्डी से। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और मैजिनी, ये 3 नाम उल्लेखनीय माना जाता है। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा मैजिनी जो था वो इटली के एकीकरण में मस्तिष्क का कार्य किया था, वहीं पर उसका पूरा ब्रेन, पूरा बॉडी का कार्य काउंट काबूर किया था। तो इन लोगों ने मिलकर सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुअल को क्या बनाते हैं, वहाँ का राजा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल सेना का गठन कौन करता है, तो लाल सेना का गठन करता है ट्राटस्की। ठीक है, अब यहाँ पर मैजिनी के बारे में भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो मैंने आपको 3 नाम बताया, गैरीबाल्डी, मैजिनी और तीसरा नाम मैंने आपको बताया गैरीबाल्डी, काउंट काबूर। ठीक, तो ये 3 नाम हम जानते हैं इटली के एकीकरण में। इसमें जो मैजिनी जो होते हैं वो 1810 में कार्बोनरी संस्था का निर्माण करते हैं और 1831 में, ध्यान रखिए 1831 और 1834 यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन का निर्माण करते हैं मैजिनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मतलब उसने पूरा ब्रेन, इटली का एकीकरण में उसने पूरा अपना ब्रेन लगाया था। यानी मैजिनी को पूरी तरीके से इटली के एकीकरण में उसका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से कार्य किया था। ध्यान रखिएगा। तो यंग इटली, यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था, मैजिनी ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्राटस्की ने किया था। कब, वो किस संस्था से संबंधित था, कार्बोनरी संस्था से संबंधित था। और उसने यंग इटली और यंग यूरोप की जो है स्थापना क्रमशः 1831 1834 में की थी। देखिए एक क्वेश्चन से कम 10-10 पॉइंट आपको बता रही हूँ और ये 10 पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल, द्वितीय इंटरनेशनल और तृतीय इंटरनेशनल कहाँ पर हुए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जब हम पढ़ते हैं तो 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना होती है जो लंदन में होता है। फिर 1889 में, ध्यान रखिएगा
पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना होती है। और 1919 का समय ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 में तृतीय इंटरनेशनल यानी मॉस्को में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, ये सब जो इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम मैंने बता दिए हैं, तीनों सन बता दिए हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए, एक बार फिर बता देती हूँ। 1864 में लंदन में प्रथम इंटरनेशनल, द्वितीय इंटरनेशनल पेरिस में 1889 और तृतीय इंटरनेशनल 1919 में मॉस्को में होते हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन, पटना कॉलेज की स्थापना कब होती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है पटना कॉलेज की स्थापना कब होती है? तो 9 दिसंबर 1863 को होती है। ठीक, पटना का प्रारंभिक नाम या पुराना नाम पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र, अगर यहाँ पर अगर आपसे पूछे तो ये पाटलिपुत्र किस नदी के स्थान पर था, किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको पता है कि ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की क्या थी? बहुत बड़ी राजधानी थी। और इसमें जो हम एक नाम पढ़ते हैं उदयन का, उदयन ने, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी राजधानी बनाई थी। यानी पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाई थी? तो उदयन ने बनाई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना जो थी वो अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। लेकिन इसको राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन द्वारा इसकी राजधानी बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की क्या है? पहली दलित महिला राष्ट्रपति कही जाती हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपको पता है कि वो जो थी प्रतिभा पाटिल थी। ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अभी जो ये वर्ड द्रौपदी मुर्मू के साथ जो लगाया जाता है, ये इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि जो अनुसूचित जनजाति होती है और अनुसूचित जाति होती है, उसके लिए गवर्नमेंट उनकी स्थिति को और अधिक सुधारने के लिए प्रयासरत है। तो ये बहुत बड़ा क्या है, एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि SC ST के लिए भारत सरकार इतनी तरफ से क्या कर रही है, ताकि हर लोगों को जो संविधान में दिए गए अधिकार हैं उनको क्या किया जाए, बराबरी का अधिकार जो दिया गया है वो इस माध्यम से भी क्या हो और उसको वर्चस्व बढ़ा सके। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना उद्देश्य कब रखा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना उद्देश्य यानी प्रस्तावना का उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक डेट हम पढ़ते हैं 9 दिसंबर 1946 की। ठीक है, 1946 9 दिसंबर, ये संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। ये पहली बैठक जो थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड है। दूसरी चीज पढ़े। तीसरी चीज, इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को तत्कालीन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देशिका का प्रस्ताव क्या रखा था, संविधान सभा के सामने रखा था। तो ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आप उसमें स्थायी या अस्थायी वर्ड नहीं है तो आप सीधे टिक करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे जो अस्थायी थे, और स्थायी अगर प्रश्न में साफ साफ पूछे कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक का में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान सभा की पहली बैठक भी सिर्फ प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर को होती है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही की स्थापना कब की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्च 1933 को। देखिए, आप हिटलर के बारे में मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया हुआ। जर्मनी के एकीकरण में हिटलर ने सबसे ज़्यादा टारगेट किया यहूदियों को। ठीक है, उन्होंने बताया लोगों, एक बहुत ही बड़ा क्या था, ये बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया वक्ता था, क्योंकि उस समय जर्मनी की हालत इतनी सही नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की संधि के साथ जो उसके रूर इलाके, औद्योगिक क्षेत्र वाला सार इलाका, कोयला क्षेत्र वाला सार इलाका, रूर क्षेत्रों को क्या कर दिया गया था, फ्रांस और अमेरिका ने क्या कर दिया था, बांट लिया था। और इसकी सेना भी क्या कर दी गई थी, 1 लाख ही कर दी गई थी। इसके अलावा जितने भी, और उस समय जो सार का इलाका था वो कोयला उत्पादन में
अग्रणी था। और ये इलाके भी रूस को, फ्रांस को, सबको दे दिए गए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि होती है उसके तहत। अब जर्मनी में जो लोगों की कंडीशन थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। और इसके अलावा 1929 का समय जो था वो आर्थिक महामंदी का था। यानी अमेरिका जो उस समय प्रथम विश्व युद्ध में एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा था, वो जर्मनी की वर्साई संधि की जितनी शर्तें थी, जो अपमानजनक संधियां हुई थी और जो कठोर शर्तें दी गई थी, उसको थोड़ा कम किया और उसने डॉप्स पद्धति के माध्यम से जर्मनी को कुछ क्या किया, लोन दिया। और इसके अलावा यूरोप के बहुत से देशों को, कंट्री को अमेरिका क्या कर रहा था, कर्ज दे रखा हुआ था। तो कर्ज के जो ब्याज मिलता था उससे भी अमेरिका का क्या हो रहा था, राजस्व कलेक्ट हो रहा था, धन बहुत इकट्ठा हो रहा था। लेकिन अचानक से 1929 का टाइम आता है जिसमें आ जाता है आर्थिक महामंदी, शेयर बाजार में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आने लगती है। तो एक जो बहुत बड़ा देश था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, डाउन हो गया। और इस महामंदी का मतलब पूरे देश पर असर पड़ा। जब अमेरिका जो सबकी सहायता कर रहा था उस पर ये मतलब गाज गिरी, तो मतलब शेयर कीमतों में क्या हुई, गिरावट हुई। तो ये एक बहुत बड़ी गाज थी जो अमेरिका पर गिरी। तो जो एक बहुत बड़ा जो कर्जा देने वाला देश था वो खुद क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया, बहुत ही ज़्यादा उसके पास कठिनाई आ गई, परेशानी आ गई। अब उसके पास, उसको लोन देने के लिए किसी पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि वो खुद ही सबको क्या कर रखा था, लोन दे चुका था। तो इससे ज्यादा जर्मनी पर, यानी जिसने उनसे अमेरिका ने लोन लिया हुआ था, तो वो देश तो क्या होंगे, वो तो पहले से ही क्या होंगे, उनकी स्थिति पहले से ही खराब थी, इसलिए उन लोगों ने लोन लिया हुआ था। अब अमेरिका ने लोन देने के बाद से, अमेरिका जब लोन दे दिया और अमेरिका पर मुसीबत आ गई, तो जाहिर सी बात है कि उसने जिन देशों को लोन दिया था वो देश भी क्या होंगे, परेशान होंगे। इसमें जर्मनी सबसे ज्यादा परेशान हुआ था। अच्छा, इससे बच कौन पाया था, तो रूस एकमात्र देश था जो 5 ईयर प्लान पर अपने कार्य को करा रहा था। इसलिए विश्व आर्थिक महामंदी का जो दौर था उस पर रूस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा था। ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के ऊपर जब ऐसा हुआ तो जर्मनी के उस समय के जितने भी प्रांत थे, सब इलाके, वो सब फ्रांस, अमेरिका, रूस को दे दिए गए थे। अब जर्मनी को लोन भी चुकाना था और उस आर्थिक महामंदी का जो असर पड़ रहा था उससे भी। तो इसमें जो हिटलर ने अपने वक्ता के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से लोगों को क्या किया, टारगेट किया। और इसमें उसने बताया कि जर्मन जो मूल जर्मन है वही जर्मनी में रहने लायक है। और उसने टारगेट किया यहूदियों को। यहूदियों के अलावा उसने पोलैंड में रहने वाले जो पोलैंड निवासी थे उनको भी टारगेट किए। और उसने मतलब डिक्टेटरशिप स्थापित की 3 मार्च 1933 को, और बता दिया कि जर्मनी अब पूरी तरीके से क्या होगा, एक तानाशाह देश बनेगा। और एक ही आपको पता है कि 31 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर हिटलर बनता है, हिंडनबर्ग बनाते हैं, और 1934 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से 1935 में 34 मतलब हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद, जर्मनी का सर्वेसर्वा हिटलर बन जाता है। और उसने टारगेट किया किसको, सबसे ज्यादा यहूदियों को टारगेट किया। उसका नरसंहार इतना बुरी तरीके से, मतलब नरसंहार का भी जो चरम सीमा थी उसको भी उसने क्रॉस किया था। यही बहुत बड़ा रीजन था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी चारों तरफ से घेर लिया गया और हिटलर को पता लग गया कि अब उसकी हार तय है, तो उसने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। और उसके साथ कार्य करने वाले उसके प्रचार मंत्री गोबल्स के साथ साथ उसके जितने भी सहयोगी थे, सबने आत्महत्या कर ली थी उसके नरसंहार की वजह से। क्योंकि लोग जानते थे कि हिटलर जिस तरीके से यहूदियों को नरसंहार कर रहा है, यहूदियों के बच्चों को, उनकी पत्नियों को, मतलब महिलाओं के साथ, सारे लोगों के साथ उसने जितना नरसंहार किया था, वो जानता था कि जब जर्मनी की ऐसी कंडीशन होगी तो उसे भी इसका सामना करना पड़ेगा। तो लोग उसके मरने के बाद से भी काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं। एनसीईआरटी पढ़िए तो पूरा उसको स्टोरी के माध्यम से पढ़िए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो स्थापना कब होती है, 3 मार्च 1933 को। चांसलर कब बनता है, 31 जनवरी 1933 को। कौन बनाता है, राष्ट्रपति कौन होते हैं, हिंडनबर्ग होते हैं। और ये जो है अभूतपूर्व युद्ध में प्रदर्शन करने के लिए उसे आयरन क्रॉस भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रोम मार्च किसके द्वारा निकाला गया था, तो मुसोलिनी के द्वारा रोम मार्च निकाला गया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा था कि अब हम चलते हैं रोम को बचाने के लिए, इटली को बचाने के लिए हम रोम की तरफ चलते हैं। या तो इटली को, ये जो मुसोलिनी था उनका कहना था, इसने भी इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो जर्मनी में एकीकरण में हम पढ़ते हैं जिसका नाम वो है हिटलर, और इटली के एकीकरण में हम जिसका नाम पढ़ते हैं वो, ये दोनों तानाशाही थे। लेकिन मुसोलिनी की तानाशाही में और आपका हिटलर की तानाशाही में सिर्फ फर्क इतना था कि उसका नरसंहार, यहूदियों के खिलाफ नरसंहार उसने बहुत भीषण तरीके से किया था। और इसने नरसंहार का इतना ज़्यादा नरसंहार मुसोलिनी ने नहीं किया था। हालांकि मुसोलिनी की मृत्यु के बाद मुसोलिनी जो जनता होती है इटली की, वो इतना ज़्यादा इससे नफरत कर रही होती है क्योंकि तानाशाह होता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम इसने बताया कि या तो इटली जो है या तो मर जाना चाहिए या तो ईश्वर के पास चला जाना चाहिए। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि रोम पोप पायस, ध्यान रखिएगा 11 नाम था, पोप पायस 11वें थे,
पोप पायस 11 मुसोलिनी के साथ मिलते हैं और बताते हैं कि आज इटली को, जब इसका मतलब स्वतंत्र हो जाता है, तो बताता है कि आज इटली को ईश्वर और ईश्वर को इटली वापस मिल गया। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट भी पोप पायस 11 का था और ये किससे संबंधित था? तो मुसोलिनी से संबंधित था, जो इटली के एकीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से होती है? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन करता है? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना इसका तत्कालिक कारण बनता है। हिटलर होता है इस समय, जर्मनी का चांसलर हिटलर होता है और इसका जो एक वित्त मंत्री होता है शाहयाल, वो उसे मना करता है कि अभी हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो इस तरीके की नहीं है। लेकिन हिटलर जो होते हैं उस मंत्री को हटा देते हैं और स्लार साख्त को वित्त मंत्री के पद से हटाते हैं और युद्ध का ही मात्र ऑप्शन को क्या करता है? अपने पास रखता है और युद्ध के माध्यम से ही जर्मनी का क्या करता है? विस्तार करना चाहता है। यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी, जब इसने यही युद्ध का रास्ता अपनाते हुए इसने सोवियत रूस पर क्या कर लिया? सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो सोवियत, आपको पता है कि रूस एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसका 80-85% हिस्सा क्या होता है? साइबेरिया में, जिसमें हमेशा वर्ष भर क्या होती है? माइनस में टेम्परेचर होता है। और यही बहुत बड़ा ऐतिहासिक भूल हिटलर की बताई जाती है कि हिटलर ने क्या किया था? सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया था और यही बहुत बड़ा रीजन था जर्मनी की हार का। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1 सितंबर 1939 को होती है। हालांकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन से बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ध्यान रखिएगा, बहुत इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट होते हैं और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी यूएनओ की स्थापना करते हैं। और यूएनओ की स्थापना के बाद से ये बात निश्चित की जाती है कि अब किसी भी तरीके का कोई भी विश्व युद्ध ना किया जाए, क्योंकि विश्व युद्ध की हानि क्या होती है? जनधन की हानि होती है, जिससे अमेरिका पूरी तरीके से क्या था? वाकिफ था। और यही ये नेशंस जो हैं, इसके आज भी आपको पता है कि यूएनओ में अगर वर्तमान में बात करें तो 193 देश हैं और 193वां यानी नवीनतम देश जो है वो दक्षिणी सूडान है और इसके कई 6 अंग है और 6 अंगों के जो कार्य होते हैं वो पूरे विश्व व्याप्त है, मतलब विश्व स्तर पर इसके कार्य किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 को और ये समाप्त होता है 2 सितंबर 1945 को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 सितंबर 1945 की डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन वियतनाम को भी क्या किया जाता है? स्वतंत्र किया जाता है। और वियतनाम में जैसे आप हिटलर का नाम जर्मनी के लिए, इटली का नाम आप इसमें मुसोलिनी के लिए समझते हैं, वैसे ही हो ची मिन का नाम वियतनाम के लिए भी फेमस है। और 2 सितंबर 1945 को वियतनाम क्या होता है? एक गणतंत्रात्मक देश बनता है, एक लोकतंत्रात्मक देश बनता है। ठीक, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।